हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मानव प्रजनन, जिसमें हमने मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन दोनों की बाहर और अंदर से संरचनाएं कैसी हैं, ये सारी बातें कर ली। और ये भी सीख लिया कि मादा के अंदर एक चक्रीय प्रक्रम के फलस्वरूप वहाँ पे आर्तव चक्र चलने की वजह से युग्मक जनन होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। आज हम बच्चों एक अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे निषेचन होता है और ये निषेचित अंड या युग्मनज कहाँ पर ये अंतररोपण किया जाता है, कहाँ पे मादा जननांग के अंदर इसको रखा जाता है, ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं निषेचन की प्रक्रिया। राइट बच्चे, निषेचन निषेचन तो वैसे आप इस 12th के पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निषेचन होता है, निषेचन होता है, निषेचन होता है। लेकिन एक चीज आपको जो याद रखना है कि निषेचन की जो प्रक्रिया है, इस निषेचन की प्रक्रिया में होता क्या है, नर व मादा युग्मक एक साथ आते हैं। यस और नो? यानी अगर हम यहाँ पे मानव के अंदर निषेचन की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि मानव के अंदर जो नर व मादा युग्मक बने हैं, उसमें से जो मादा युग्मक है वो मादा युग्मक तो स्टेशनरी है, स्थानबद्ध है। लेकिन नर युग्मक कैसा है? चलयमान है। हमने संरचना बनाई थी, नर युग्मक चलेगा कैसे, उसके पास ऊर्जा कहाँ से आएगी, पूंछ जैसी संरचना, निवर्क्यन, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत का, ये सारी कहानी कर ली है। लेकिन वो वहां से यहां तक आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपको याद है कि जो मादा है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक कहाँ है? मादा जननांग के भीतर। नर युग्मक कहाँ है? नर युग्मक कहाँ है? नर युग्मक है नर जननांग के अंदर। अब स्पष्ट सी बात है कि निषेचन की प्रक्रिया के लिए युग्मकों का संलयन तो होना पड़ेगा। यस और नो? निषेचन का मतलब ही क्या होता है? निषेचन का मतलब ही क्या होता है? युग्मकों का संलयन। अब नर व मादा युग्मक का संलयन होगा तभी निषेचन हो पाएगा, जिसमें जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो है चलयमान। जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो तो चल सकता है। ये क्या है? चलनशील है, चल सकता है। जो मादा युग्मक है वो सिर्फ मादा जननांग के भीतर ही रहेगी, ये सीमित है। यानी स्पष्ट सी बात है कि भाई जब ये चल सकता है तो इसे ही चल के मादा जननांग तक जाना पड़ता है। यस और नो? इसे ही क्या करना पड़ता है? चल के मादा जननांग तक जाना पड़ता है। कैसे जाते हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। शुक्राणुओं का नर जननांग से, शुक्राणु का नर जननांग से निकल के शुक्राणुओं का नर जननांग से निकलकर मादा जननांग में जाना,
जाने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? वीर्य सेचन कहा जाता है। मतलब नर व मादा जब मैथुन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो नर के अंदर जो उसके शुक्राणु हैं वो उसके शिश्नों की मदद से मादा के योनि में गहराई तक छोड़ दिए जाते हैं। इस मादा योनि के अंदर ये शुक्राणु को छोड़ना, जो शुक्राणु जा कैसे रहा है? वीर्य के साथ साथ, ये छोड़ना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वीर्य सेचन कहलाता है। स्पष्ट हुई ये बात? क्लियर है? शुक्राणुओं का नर जननांग से निकलकर जननेंद्र द्वारा मादा जननांग में जाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन कहा जाता है। सुनना, जब वीर्य जाता है तो वीर्य के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं है। याद करिए, वीर्य के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं है। हमने पढ़ा था कि वहां पे शुक्राशय का भी श्रावण आया है। वहां पे क्या आया है? शुक्राशय का भी श्रावण आया है। जो श्रावण था वहां पे मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, विटामिन B12 ऐसी चीजें आई थी ना बच्चे? तो यहां पे भी वहां से जाता है मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी याद रख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन भी जाते हैं जिसमें फाइब्रोनोलाइसिन, फाइब्रिनोजन, याद आ रहा है, और फ्रक्टोज, ऐसी चीजें जा रही हैं। तो जब ये सब चीजें जाती हैं तो वहां पे जाते समय बल्बो कॉर्पस ग्लैंड का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन गया है। ये सब जाते ही मादा के योनि के अंदर जब वीर्य जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। जब मादा योनि की बात करते हैं तो मादा योनि के अंदर जो माध्यम है वो अम्लीय माध्यम है। यहाँ पे कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम। और जो वीर्य यहां से गया है, वीर्य के अंदर है बेटा क्षारीय माध्यम। तो सबसे पहले वीर्य का क्षारीय माध्यम इसके अम्लीय माध्यम को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। इसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। सामान्य करता है। क्योंकि अगर शुक्राणु स्पर्म चला गया और स्पर्म जब वहां पे गया और वहां पे मिला उसे कि अम्लीय माध्यम है, तो उस अम्लीय माध्यम में स्पर्म की लाइफ खराब। इसलिए पहले ये क्षारीय माध्यम इस अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? न्यूट्रल या सामान्य कर देता है। जैसे ही ये सामान्य हुआ, ये वीर्य जो अंदर गया है उसके अंदर उपस्थित था फाइब्रिनोलाइसिन भी। फाइब्रिनोजन उसको थक्का बधवा रहा था। याद करो, वीर्य बढ़ाया था, फाइब्रिनोजन थक्का बधवा रहा था ताकि जो उसके अंदर शुक्राणु है वो घूम घूम के अपनी ऊर्जा खराब ना करे। फाइब्रिनोलाइसिन उस थक्के को खोल देता है, और जैसे ही फाइब्रिनोलाइसिन उस थक्के को खोलता है, शुक्राणु तेजी से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वीर्य आया, न्यूट्रल कंडीशन हुई। यहाँ पे काम करता है फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्या करता है? थक्का खत्म करता है और यहां से शुक्राणुओं का शुक्राणु की गतिकी क्या हो जाती है? शुरू। शुक्राणु जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा और समझेंगे कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, देखना। अगर आपको मैं जल्दी जल्दी रास्ता बना दूं, यही तो था। आपने क्या किया, ध्यान से देखना, आपने इस जगह पे वीर्य निकाला यहाँ पे, तो आपके शुक्राणु कहाँ है?
यहाँ पे, क्लियर। लेकिन मादा के अंदर कहानी क्या चल रही है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, यस और नो। मादा के अंदर अंड कोशिका का विमोचन यहां हुआ, फटाफट फटाफट देख लो एक बार यार। मादा के अंदर अंड कोशिका का विमोचन यहां हुआ, ये लो निकल गई अंड कोशिका। अब इसे भी तो जाना है यहाँ पे, यस और नो, इसे भी जाना है यहाँ पे। और ये स्कीपक तुम्बक से होती हुई आगे बढ़ेगी इधर, यस और नो, आगे बढ़ेगी। यहां से आएंगे स्पर्म, ध्यान से देख लो भैया, इस तरफ से आ रहे हैं आपके स्पर्म्स, और इस तरफ से आ रही है आपकी अंड कोशिका। अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही तो जा रही है अंड कोशिका, और इधर से कौन आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं शुक्राणु, यस और नो। अंड कोशिका इधर, शुक्राणु इधर। देखो बच्चे कितना आसान लग रहा है ना जाना, इतना आसान भी नहीं होता, इतना आसान होता भी नहीं है कि ऐसे कूद कूद के फटाफट पहुंच जाए, ऐसा हमें दिख रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। जरा सुनिए क्या है कहानी, आपको ऐसा दिखाया गया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अंदर यूं बना दूं, जो कि है, ऐसा थोड़ी मैंने जबरदस्ती बनाया है ऐसा, यस और नो। तो अब देखो शुक्राणु का सफर कितना मुश्किल है। यहां पे आने के बाद आपको याद है कि यहाँ पे जो शुक्राणु आते हैं 200 से 300 मिलियन, या 20 से 30 करोड़ जो शुक्राणु यहाँ पे आते हैं, ये सारे के सारे शुक्राणु थोड़ी ऐसे तो है नहीं कि ये सब के सब चले जाते हैं यहाँ पे निषेचन करने। आपको याद है बच्चे, यहाँ पे भी सिर्फ इनमें से 60% सामान्य संरचना वाले, मतलब अच्छे, एक्टिव, यस और नो, और इनमें से भी 40% अति गतिशील। मतलब अगर देखा जाए और हम बात करें, ये 20-30 करोड़ हटा दो, ये भूल जाओ अभी। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मान लो 100 हमारे पास स्पर्म है, उन 100 में से 60% सामान्य स्ट्रक्चर वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये होगा कि भाई 100 में से ये 60 ही पहुंच पाएंगे, यस और नो, जो 60% सामान्य वाले हैं। फिर बोला नहीं, उन 16 से भी ना, उसमें से भी 40% बहुत तेज हैं, 60% उसमें भी धीरे हैं। तो इसका मतलब कि 100 में से 60 पहुंच सकते थे, और अब ये खुद बता रहे हैं कि 60 में से भी 40% मतलब सिर्फ 24 पहुंच पाएंगे। इस 60 का 40% मतलब सिर्फ 24 पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 76 तो खत्म हो गए, 76%, सिर्फ 25% यहां से स्पर्म ऐसे हैं जो पहुंच पाए, यस और नो बच्चे। और यहां से स्पर्म का मूवमेंट शुरू होता है। याद करो, आपने जो वीर्य डाला था उसके अंदर था प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन इस गर्भाशय के अंदर ऐसा मूवमेंट करवाती है कि ऐसे जो स्पर्म यहाँ पे पड़े हैं वो इधर की तरफ खींचने लगते हैं। बाकी क्या है, स्पर्म की आंखें नहीं है, हाँ चल सकता है, मशीनरी है, इंजन तेज है, चल सकता है, बट आंखें नहीं है। तो कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इधर इधर, और अपनी एनर्जी इधर ही खर्च कर दे रहे हैं टकरा के। जो जैसे जैसे टकराते जाएंगे एनर्जी खर्च होती जाएगी, उसके आगे बढ़ने की चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और वो यहीं इस मादा जननांग के अंदर रास्ते में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते। तो उनको यहीं पे फैगोसाइट कर लिया जाता है, यहीं पे जो वे भक्षण कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण कर लेती है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो लड़ते झुड़ते, लड़ते भिड़ते, लड़ते भिड़ते, लड़ते भिड़ते निकल गए आगे। कुछ है, यही तो मैं बोलता हूं कि इंसान तो पैदा होने के पहले से ही लड़ रहा है। देखो आप तो छोड़ो, आपके
युग्मक भी लड़ रहा है और वो पहुंचता है यहाँ पे। कहाँ पहुंचता है बच्चे? यहाँ से लड़ते भिड़ते वो यहाँ पे पहुंचते हैं। आपको बताऊं, यहाँ पे आप लेके आए थे 200 से 300, 200 टू 200 से 300 करोड़। यहाँ इस जगह पे सिर्फ पहुंच पाते हैं 200 से 300, बाकी सब के सब रास्ते में ही निपट जाते हैं। अब सोचिए, आपका जो सवाल होता है कि भाई इतनी लार्ज नंबर में, इतनी बड़ी संख्या में आपने क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी इतनी बड़ी संख्या में आपको बनाने की स्पर्म का नंबर? तो देख लो, अगर स्पर्म छोटी संख्या में आप बना देते, अगर स्पर्म छोटी संख्या में बना देते, कम संख्या में बना देते, तो साफ साफ सी बात है कि यहाँ से स्पर्म जो जाता वो पहले से 200 से 300 यानी 20-25 करोड़ ले जा रहे हैं, तो 200 से 300 पहुंच पाते हैं। आप उसके लिए 200 से 300 निकालते तो क्या कभी यहाँ पहुंच पाते? क्या कभी यहाँ पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। यस और नो बच्चे? कभी भी आप वहाँ पे पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ से ये स्पर्म निकले मूव करते हुए, ये पहुंच गया यहाँ पे गर्भाशय के अंदर। यहाँ जाके फिर उनका मूवमेंट होता है इधर। और आपको पता है तुम्बक क्षेत्र में ही है ना, तुम्बक क्षेत्र में ही कहीं किसी जगह पे ये स्पर्म और एग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लो, ये है ये, और यहाँ पे आ गए स्पर्म, और यहाँ पे क्या हो गया, निषेचन। तो ये बताइए पहले कि निषेचन कहाँ होता है, ये स्थान कहाँ है निषेचन का? तो हमने पढ़ रखा है, बता देता हूँ बच्चे। ये संरचना है कीपक, कीपक के बाद ये है तुम्बक। देखिए जरा, कहीं इस जगह पे तुम्बक के अंदर, तुम्बक के अंदर, तुम्बक और इस्थमस के जंक्शन के पास पास तुम्बक के अंदर, तुम्बक और इस्थमस के जंक्शन के आसपास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है निषेचन। क्लियर बच्चे? और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन की जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने ये कहानी पढ़ ली, तो अब हम शुरू कर रहे हैं निषेचन। जरा समझना, निषेचन की प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया तुम्बक के भीतर संपन्न होती है। अब ये कैसे संपन्न होती है उसकी कहानी पढ़ते हैं कि ये संपन्न कैसे होता है। अगर आपको याद है तो जो सेकेंडरी oocyte थी वो ये रही कोशिका, केंद्रक वाली, मतलब सेकेंडरी oocyte की। इसके ऊपर एक परत थी जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते थे। ऐसा, यस और नो? और इसके ऊपर, अगर ये आपको याद है, तो इसके ऊपर की कुछ कोशिकाएं जो थी, ऐसी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद होगा आप लोगों ने, अपनी पुस्तक देखोगे तो भी आपको दिखाई देगा। ये दिख रहा है, ये जो सबसे बाहर ये दिख रहा है, ये होता है कोरोना रेडिएटा।
ये एक द्वितीय कंडक कोशिका है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte जब निकलती है तो वो इसी रूप में पाई जाती है, द्वितीय कंडक। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर, बीच में इसके अंदर एक आवरण दिख रहा है डार्क डार्क सा, क्या नाम रखा था हमने इसका, जोना पेल्यूसिडा। और क्या कहलाता है ये, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर बच्चे? जब इस सारी संरचना को देख लेते हो तो इस जोना पेल्यूसिडा के अंदर है ये अंड कोशिका। इसके अंदर क्या है, अंड कोशिका है, जो है द्वितीय अंडक असल में। अभी मैं आपको दिखाता हूं पूरी कहानी। ये क्या है, द्वितीयक अंडक। अब इस द्वितीयक अंडक के पास ये मादा के शरीर में जहां पे भी होगा शुक्राणु पहुंचेगा, यस और नो। ये मादा के शरीर के अंदर जहां पे भी है, अरे ये रहो, यहाँ पे या यहाँ पे है, शुक्राणु यहाँ पे मूव करते करते पहुंचेगा, यस और नो। शुक्राणु यहाँ पे सबसे पहले अम्लीय क्षारीय परिस्थितियों से लड़ा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते 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 यहाँ आता है। यहाँ की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बन गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 200 से 300 शुक्राणु फैलोपियन नलिका के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं 200 से 300 शुक्राणु फैलोपियन नलिका के पास पहुंचते हैं तथा क्षमतायन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहां तक ना जो शुक्राणु है वो शुक्राणु इधर उधर इधर उधर लड़के अपना खराब कर रहा था। क्या स्पर्म का जो स्ट्रक्चर आपको याद है, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उसके ऊपर एक ऐसा नुकीला अग्रपिंडक था और अंदर थी यहाँ पे केंद्रक, यस और नो। और इसके ऊपर, इस शुक्राणु के ऊपर यहाँ पे हम कवरिंग बना रहे थे, यस और नो। यहाँ पे बच्चे एक बहुत ही, एक थोड़ी मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, ये मैनचेटे बोलते हैं इसकी कवरिंग, ताकि ये शुक्राणु का जो अग्रसिरा है ना ये सुरक्षित रहे। क्या रहे, अग्रसिरा सुरक्षित रहे। ये जो वीर्य के अंदर कैल्शियम आयन पाया जाता है, वो कैल्शियम आयन के साथ साथ ये जब आगे बढ़ा है तो अपने साथ कैल्शियम आयन लेके भी जा रहा है वीर्य के साथ वाला, और पहुंच जाता है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना इस जगह पे। और इस जगह पे जाके कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये इसके ऊपर का आवरण ना अब हटता है, और अब हटने की जरूरत भी है। अब हटने की क्या है बच्चे, जरूरत भी है। क्यों, क्योंकि अब तो इसे लड़ाई में जाना है, यस और नो। ये लो, इसके अंदर का जो मैनचेटे का कवरिंग है ये हट जाता है, मैनचेटे का कवरिंग हट जाता है और यहाँ पे अब सामान्य कवरिंग रह जाती है बस, यस और नो। जैसे ये बात बताओ, जैसे ये कवरिंग हटी, ये स्पर्म अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। यार ये स्पर्म छोटा सा सेल है, यहाँ से लेके जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है, यस और नो। एनर्जी कम हो चुकी है। इनको भी लगता है कि यार मेरे सारे दोस्त मारे गए, हम 20-30 करोड़ आए थे, 200 से 300 यहाँ पे रह गए हैं, यस और नो, हम भी मर जाएंगे। वो बोलते हैं नहीं, हिम्मत रखो, हो सकता है हम पहुँच सकते हैं। और वो तभी वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे होता है कैपेसिटेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नाम जरूर याद रखना आप लोग, क्षमतायन, कैपेसिटेशन। क्षमतायन द्वारा, कैपेसिटेशन द्वारा नलिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, नलिका के भीतर
प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। पूरी कहानी, ये यहां तक पहुंच गए, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक, थक जाते हैं। तब तक उनको बोला जाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहां से हटा दो, तुम यहां से क्या कर दो, हटा दो। और ये हटाया किसके द्वारा जाता है, ये कैपेसिटेशन में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैल्शियम आयन। कौन सा बच्चे, कैल्शियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयन नहीं होगा तो भैया निषेचन ही नहीं होगा, ऐसा सवाल बन चुका है कि कौन सा आयन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, कैल्शियम आयन नहीं होगा तो, क्योंकि ये कैल्शियम आयन ही क्या करा रहा है यहाँ पे, कैपेसिटेशन करा रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ये लेयर हटवा रहा है और यहाँ से ये इसको कमज़ोर कर रहा है ना, ताकि ये आराम से हट जाए। और ये हटा, जब ये हट गया, अब ये कमज़ोर आवरण हो गया है, मेन चीज़ हट गया है कैपेसिटेशन विधि द्वारा। तो अब जब ये स्पर्म जाता है, हल्का हो जाता है, स्पर्म को बोला जाता है कि अब बस तुम पहुंच गए हो, दौड़ लगाओ। और ये स्पर्म फिर भागना शुरू करता है। ये स्पर्म क्या करते हैं, फिर भागना शुरू करते हैं बहुत तेज़ी से इस नलिका के अंदर। इस नलिका के अंदर स्पर्म अब और तेज़ी से इधर की तरफ भागना शुरू करते हैं आफ्टर कैपेसिटेशन। ठीक है बच्चे। और स्पर्म में लगती है होड़ कि कौन पहले पहुंचेगा। स्पर्म में क्या लग जाती है, होड़ लग जाती है कि पहले कौन पहुंचेगा। और यहाँ पे जरा देखना क्या हो रहा है, कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा करते हुए कुछ स्पर्म्स यहाँ से ऐसे हैं जो पहुंच गए। लेकिन क्या एक ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, एक के साथ कई सारे, क्योंकि जो है अब तो जो एंड में पहुंचे उनका मुश्किल अब खत्म ना, तो यहाँ से बहुत सारे या कई सारे स्पर्म के पहुंचने की संभावना होती है। क्लियर बच्चे, बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, आपको दिखाता हूँ। एक स्पर्म आया, ये यहाँ पहुंचा। जैसे ही स्पर्म आता है, वो चूंकि हल्का हो चुका है, वो बहुत तेज भाग रहा है, और वो इधर से एक तरफ से आ रहा है और इधर से अंड कोशिका, एक तरफ से ये, इधर से अंड कोशिका। यस और नो, देखो यार, इधर से स्पर्म आ रहा है तेजी से, इधर से अंड कोशिका, और दोनों के रास्ते में हो जाती है मुलाकात। और ये स्पर्म तेजी से जाते जाते अंड कोशिका से टकरा जाता है। अंड कोशिका से टकराते ही उसका चूंकि अब कवर हट चुका है, आवरण हट चुका है, इसका अग्रपिंड यहाँ पे फट जाता है। यस और नो, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा इसका अग्रपिंड क्या हो गया, फट गया। इसका जो अग्रपिंड है वो फट जाता है। और आप लोगों को पता ही है अग्रपिंड के अंदर क्या है, हार्मोन्स है, सॉरी एंजाइम है। अग्रपिंड के भीतर एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। कौन कौन से, देखो, पहला, जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहला लेयर कौन मिल रहा है, कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना भेदी एंजाइम। दूसरा हाइलारुनिडेस, और तीसरा कोरोना भेदी हाइलारुनिडेस, और तीसरा यहाँ पे मिला इसको जोनालाइसिन। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। और ये तीनों एंजाइम क्या करें जरा देखना, अब मैं आपको दिखाता भी रहूँगा यहीं पे ताकि आप समझते रहो। जैसे ये टकराया तो जो कोरोना भेदी एंजाइम निकला वो कहाँ काम करेगा, जो कोरोना भेदी एंजाइम निकला इसमें से वो कहाँ काम करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर। ध्यान से देखो,
जैसे टकराया अग्रपिंड फटा, अग्रपिंड के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, सॉरी एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से लिख दिए। तो जैसे ये एंजाइम निकला तो उसमें से जो कोरोना भेदी एंजाइम है, इसमें से जो कोरोना भेदी एंजाइम है वो इस कोरोना रेडिएटा को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, यस और नो। और जैसे जैसे ये कोरोना रेडिएटा पे काम करता है, देखते रहना, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि इस जगह पे काम कर रहा है तो मैं कोरोना को हटा रहा हूँ, ये लेयर क्या होते जाएंगे, हटते जाएंगे, हट गए, ये लेयर हटते जाएंगे। इसके बाद ये लेयर हटे तो जैसे ये दो लेयर का दिख रहा है आपको, दो लेयर का दिख रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे। जैसे ही ऊपर की परत हटती है, आप याद करो एनिमल सीमेंट क्या होता है। एनिमल सीमेंट जो दो जंतु कोशिकाओं को जोड़ता है वो क्या होता है सामान्यतः, हाइलारुनिक एसिड। क्या होता है बच्चे, हाइलारुनिक एसिड। तो वो हाइलारुनिक एसिड की लेयर आती है जिसको कौन हटाएगा, ये हाइलारुनिडेज। क्लियर, हाइलारुनिडेज ने उसको हटाया। और जैसे ये हटा, अब आप समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही ये हटा, यहाँ पे पूरी जगह खाली, और ये जो स्पर्म था, ये स्पर्म अब यहाँ पहुंच गया। सामान्यतः जब बहुत से स्पर्म आते हैं तो कोई एक स्पर्म इन लेयर्स को पहले हटा पाता है, कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जो इन परत को पहले हटा पाता है, और हटाते हुए वो आता है नीचे जोना पेलुसिडा के लेयर पे। और जोना पेलुसिडा के लिए जोना लाइसिन है, यस और नो। ये लो, जोना पेलुसिडा को कौन निपटाएगा, जोना लाइसिन, इसने इसको निपटा दिया। तो ओवरऑल जब ये परतें हटती है, जैसे ही यहाँ आता है, टच करता है यहाँ पे टच करके ये भी गया, और अब ये और आगे बढ़ेगा। अब मैं इसका एक स्टेप और आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाओ, ये भी गया, अब ये एक स्टेप और आगे आया स्पर्म। एक एक पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा दिखा दिखा के। और अब ये स्पर्म जैसे ही आगे बढ़ता है, ये द्वितीयक अंडक के मेम्ब्रेन पे, आवरण पे टच होता है। और द्वितीयक मेम्ब्रेन पे टच होते ही, यहाँ पे देखना, जैसे इसने इस अंडे के मेम्ब्रेन पर टच किया, टच होते ही यहाँ पे दो चीजें होती है, ध्यान से सुनो। शुक्राणु द्वितीयक अंडक के भीतर ध्रुव प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है। जैसे ही इतना सब तो हो गया, इतनी सारी कहानी हो गई, चलो बना लेते हैं। इस अंड कोशिका के दीवार पे, इसकी भित्ति पे जैसे ही स्पर्म ने टच किया, समझना बच्चे, यहाँ पे दो प्रोसेस चल रही है। याद करो, ये द्वितीयक अंडक है, यस और नो। ये सेकेंडरी oocyte है, आपको पढ़ा रखा है मैंने। और इस द्वितीयक अंडक में ऐसा अंड कोशिका है जिसका प्राथमिक सिर्फ मतलब मियोसिस फर्स्ट हुआ था, यस और नो। तो इस द्वितीयक अंडक के अंदर अब अर्धसूत्री विभाजन अंदर के तरफ क्या हो रहा है, इसके केंद्रक का, इसके इस वाले हिस्से का अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। वो भी कैसा, असमान, याद है, असमान अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ पे दो कोशिकाएं बन गई, ध्यान से देखते रहना बच्चे, दो कोशिकाएं बन गई। एक कोशिका बन गई आपकी प्रॉपर अंड कोशिका, और एक बन गया ध्रुवीय पिंड, यस और नो। एक क्या बन गया, ध्रुवीय पिंड बन गया। अंड कोशिका और ध्रुवीय पिंड बन गए यहाँ पे।
और दूसरा यहाँ पे, एक तो पहली अभिक्रिया हुई, पहला, दो प्रक्रिया शुरू करवाते हैं। पहला बता दिया मैंने, पहला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। एक तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा यहाँ पे अब आप समझिएगा क्या हो रहा है बेटा। एक स्पर्म जो है, मतलब बहुत सारे स्पर्म एक साथ अंडे के पास पहुंच सकते हैं, संभव है, बहुत सारे पहुंच सकते हैं, हो सकता है 10-20 पहुंच जाए, लेकिन यह संभव नहीं है कि सारे के सारे एक साथ ही कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना लेयर को भी हटा दें, एक साथ ही हाइलुरोनिक को भी हटा दें, एक साथ ही जोना पेलुसिया को हटा दें और एक साथ ही घुस जाए। हाँ, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। कभी कभी विरले कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों तरफ से एक साथ हो रहे हैं ना, दोनों तरफ से एक साथ, और दोनों एक साथ आ जाते हैं। अन्यथा जब पहला शुक्राणु यहाँ पे आता है, ध्यान से देखना, जब पहला शुक्राणु यहाँ पे आता है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद उपापचयी पदार्थों को वो यहाँ पे इकट्ठा कर देता है, किनारे किनारे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इससे दो चीजें होती हैं कि वो शुक्राणु जो पहले आया है वो अपना रास्ता बना लेता है अंदर की तरफ, और बाकी रास्ते को क्या कर देता है बच्चे, ब्लॉक कर देता है। भाई मैं पहले आया हूं तो मैं फर्स्ट हूं तो मैं तो पहुंच गया, यस और नो। अब सेकेंड वाला जो आएगा उसको यहाँ पे निषेचन के लिए रास्ता मिलेगा, वो आएगा तो वो भी यही टकराएगा। देखो मैं दिखा रहा हूं, जो दूसरा आएगा वो भी टकराएगा तो यहीं पे। लेकिन अब इसका जो सर है वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि दीवार कैसी हो गई है, मोटी, और ये अपना सर क्या करता है, खुद ही पहले ही अंदर लेके चला जाता है। और अंदर जाते ही यहाँ से दो प्रक्रिया शुरू हुई, एक तो ये बन गए और दूसरा शुक्राणुरोधी क्रिया। समझ में आया। यहाँ पे बच्चे अब अंड कोशिका जब यहाँ पे आती है, टच करती है, तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक गाय, भैंस, बकरी का स्पर्म डाल के मानव की अंड कोशिका को निषेचित कर दें? क्यों नहीं होता? इसी फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के वजह से। यहाँ पे स्पर्म के ऊपर होता है एंटी फर्टिलाइजिंग, एक के ऊपर होता है फर्टिलाइजिंग। समझ में आया। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं, मैच। ये तुम्हारे ऊपर कैसा है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, जैसा मेरे अंदर है वैसा ही है क्या, मेरे ठीक अपोजिट वाला तुम मेरे पोलर हो, हाँ हो, तब आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। इससे भी फायदा होता है, इससे हर किसी शुक्राणु से, हर किसी अंडाणु को निषेचित होने से रोका जा सकता है। तो ओवरऑल मानव के अंदर ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो गई, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब ये प्रॉपर इसके अंदर ये एग न्यूक्लियस बन चुका है, यस और नो। अब ये यहाँ पे क्या है, ये देखो अंड कोशिका बन चुकी है। क्लियर बच्चे। ये स्पर्म आगे जाता है, ये स्पर्म आगे जाएगा और आगे जाके इस अंड कोशिका को निषेचित करेगा। कैसे करेगा, फिर से भी देखते रहिए। ये अंड कोशिका, इस अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए ये आया स्पर्म। स्पर्म का हेड वाला हिस्सा पूरा अंदर, यस और नो। अब एक्रोसोम तो फट ही चुका है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस ही है, यस और नो। जब ये इसके अंदर आता है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये अपनी ग्रीवा का कुछ भाग भी, अपनी ग्रीवा का कुछ भाग भी उस अंड कोशिका के अंदर तक लेके आ जाता है। और जो ग्रीवा का कुछ भाग इसके अंदर लेके आता है वो, उसके अंदर है सेंट्रियोल, याद आ रहा है, तारक काय। ये तारक काय ही निषेचन के पश्चात
ये तारक काय ही निषेचन के पश्चात युग्मनज विभाजन में मदद करता है, क्योंकि तारक काय के बिना एनिमल सेल डिवाइड नहीं होती। यस और नो? तो ये युग्मनज के विभाजन में क्या करता है? मदद करता है तारक काय। क्लियर है बच्चे? देखो, यानी अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं एक प्रोसेस, तो अब ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और इसी के साथ फ्यूज हो चुका है ये न्यूक्लियस, और यहाँ से बन जाता है युग्मनज। क्या बन गया? ये दोनों मिलने की वजह से युग्मनज बन गए और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह स्पष्ट है? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। ये युग्मनज कहाँ बना है ये पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार, फिर से बता रहा हूँ। कहाँ बना है? ये बना है तुम्बक के भीतर। तुम्बक के भीतर। स्पष्ट है बच्चे? ये तुम्बक के भीतर बनने के बाद, तुम्बक के भीतर बनने के बाद भी युग्मनज को जो वहाँ पे कोशिकाएं हैं, जो सिलियरी सेल्स हैं, वो अभी भी आगे भेजती रहती हैं। ये देखो, यहाँ से फोटो से देखो, पढ़ा सब रखा है, देखते रहो। ये यहाँ पे बनने के बाद भी अभी भी इसको क्या किया जाएगा? आगे धक्का दिया जाएगा, इधर से, यहाँ से इधर। और विभाजन की बात हो गई, जरा देखना। निषेचन के 24 घंटे के भीतर ही युग्मनज में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा भ्रूणीय विकास आरंभ हो जाता है। किसका आरंभ हो जाता है? भ्रूणीय विकास का आरंभ हो गया। भ्रूण वहां पे बनना शुरू हो गया। अब ये भ्रूणीय विकास कैसे हो रहा है जरा देखना। ये जो युग्मनज है, अब ये कोशिका नहीं है, ये क्या है? युग्मनज 2n। ये करता है समसूत्री विभाजन। कैसे विभाजन? समसूत्री ना, सतत समसूत्री लिखो। कई सारा विभाजन करेगा, और 1 से 2 बनते हैं कोशिकाएं जनरली। तो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं में ये लगातार विभाजित करते रहता है, जिसे हम संयुक्त रूप से ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ब्लास्टोमियस कहते हैं, या कोरक पुटी, हिंदी में लिख रखा है आपकी पुस्तक में, कोरक पुटी कहते हैं। ये कोरक पुटिकाएं वहां पे बनती जा रही हैं, और ये युग्मनज साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना, कोरक पुटिकाएं बनती जा रही है, युग्मनज क्या हो रहा है? आगे भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे जो कोरक पुटी है, इसमें से ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो युग्मनज से जब भ्रूणीय विकास होता है, युग्मनज से भ्रूणीय विकास में 3 स्टेजेज आते हैं। मॉरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। ये 3 स्टेज है। ये जो ब्लास्टोमियस बन रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस यही कहलाती है क्या? मॉरुलेशन। क्या कहलाती है बच्चे? मॉरुलेशन
या मारूला स्टेज कहलाती है, जब ये बन रहे हैं यहाँ से 2 से 16 सेल तक। आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि जब मॉड्यूलेशन हो रहा है तो 8 से 16 वाले को तूतक कहा जाता है। 8 से 16 कोशिकीय जो ब्लास्टोमियर होगा उसे तूतक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तूतक कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। जो ब्लास्टोमियर है वो तूतक या मारूला कहा जाता है। मारूला या तूतक कहा जाता है। फिर देखते हैं ना, ये आगे आगे बढ़ रहा है और विभाजन होता जा रहा है। फिर इनके अंदर और विभाजन होता है जब होता है 16 से 32 और विभाजन हुआ। 16 से 32 कोशिकीय की कंडीशन हुई। इनके अंदर एक गुहा बनने लगती है, एक गुहा या गह्वर बनने लगता है, जिसकी वजह से इसे अब ब्लास्टोसिस्ट बोलने लगता। गह्वर बनने का मतलब क्या हुआ? ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील बोलते हैं, और यहाँ से ये ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। क्लियर बच्चे? यानी यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है। कि बाकी सब कोशिकाएं कहाँ पे हैं? पेरिफेरी पर, और कुछ कोशिकाएं यहाँ पे बीच में। ये जो है, ये जो कैविटी है, यही क्या है? ब्लास्टोसील कैविटी। क्लियर बच्चे? ये इसी स्थिति में ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील स्थिति में ही यह भ्रूण फैलोपियन नलिका से निकलकर क्या होता है इस भ्रूण का? ये फैलोपियन नलिका से निकलकर गर्भाशय में आता है। कहाँ आता है? गर्भाशय के अंदर। क्लियर? और ये जब आया है तो इसमें जो बाहर बाहर ये जो कोशिकाएं हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं पोषकोरक या कोरक पोष, जो कोरक का पोषण करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और इन्हें बोलते हैं अंतः कोशिकीय, इनर सेल मास। क्लियर बच्चे? ये इसी स्थिति में आता है, निकलकर गर्भाशय में, और इसी अवस्था में कोरकपोष गर्भाशय दीवार के साथ संलग्नित होकर गर्भाशय दीवार के साथ संलग्नित होकर अंतरोपण की शुरुआत करती है। क्या करते हैं? ये अंतरोपण को प्रारंभ करते हैं। तो भ्रूण का विकास कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हमें समझ में आ गई। और ये ब्लास्टोसिस्ट अब जाके अंतरोपण को क्या करेगा? शुरू करने वाला है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली। अंतरोपण की ये प्रॉपरली क्या हो जाती है? यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और अब ये जो भ्रूणीय अवस्था है, ये इसी के रूप में अंतरोपित हो जाएगा, और अंतरोपित होने के बाद
अंदर कैसे परिवर्तन होगा, कैसे भ्रूण जो है बच्चे के रूप में परिवर्तित होगा और कैसे ये बाहर निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़ के ये चैप्टर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, जहाँ पे आपने भ्रूणीय विकास और अंतररोपण की शुरुआत की बात कर ली, निषेचन की प्रक्रिया की बात कर ली। बहुत अच्छा लेक्चर होगा, इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, इसलिए इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसका आप PDF नोट्स पा सकें, इनके जो आपने टॉपिक्स डिस्कस किए इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, तो आप मोशन का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।